अध्याय 4 आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। अभी हम लोग इस अध्याय में हैं, तो चलिए इसके अगले विभाग में हम लोग प्रवेश करते हैं। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। 19वीं सदी के पहले बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे थे और वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। अभी बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पर पूरे कबीले की संपत्ति होती थी और कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था। अभी जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था, लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर का हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज्यादा ताकत जुटा लेते थे और कुछ मुखिया भी बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी जमीन बटाई पर दे देते थे। अभी आगे देखते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर एक चित्र भी देख रहे हैं। गुजरात के एक जंगल में खेती करने वाली भील औरतें, भील नामक एक आदिवासी जमात है। उनको मराठी में भिल्ल बोलते हैं और हिंदी में भील बोलते हैं। ब्रिटिश सरकार अफसरों को गौंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या तो फिर घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था और अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप में एक जगह बसाना और सभ्य बनाना बहुत ही जरूरी है। फिर आगे क्या हो गया? आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का एक महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाकों पर नियंत्रण रखते थे और कई जगह उनकी अपनी पुलिस भी होती थी और वे जमीन पर एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद ही बनाते थे। अभी ब्रिटिश शासन के तहत में क्या हो गया कि आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफी बदल गए थे। उन्हें कई कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिला रहा, लेकिन उनकी जो शासकीय शक्तियां है वो छीन गई थी और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया था। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूह को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही थी और वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए थे। अभी आगे क्या हुआ? वन कानून और उनके प्रभाव। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि आदिवासी समूहों का जो जीवन रहता है वो ज्यादातर से जंगलों से जुड़ा रहता है और अंततः वह वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। किसकी? राज्य की। यानी राज्य की संपत्ति है तो वो सुरक्षित हो गई थी एकदम। और कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया था। वे ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों को जरूरत के लिए इमारती की लकड़ी पैदा होती थी और इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने और फल इकट्ठा करने या तो फिर उनको पशुओं का अगर शिकार करने की इजाजत नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे? इसीलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा था। अभी आगे क्या हुआ? जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई थी और वो ये थी कि रेलवे स्लीपर्स जो थे, आप अगर रेलवे
किसी रेलवे लाइन देखते हैं तो उसके ऊपर स्लीपर्स डालते हुए, मतलब ऐसी लकड़ी डालते हुए हम लोग देखते हैं कि उसके ऊपर लकड़ी डाली हुई होती रहती है। तो वो किस तरह से आती है, तो ये रेलवे स्लीपर्स जो रहता है वो उसके लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाएगा। औपनिवेशक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला था। उन्होंने तय किया कि कुछ झूम काश्तकारों को जंगल के जमीन के छोटे छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह से बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव वसा दिया। समझ में आया आपको? आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध भी किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार उन्होंने खुले आम भी बगावत कर दी। 1906 में सेंग्रम संगम द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। अभी आगे आई व्यापार की समस्या। 19वीं शताब्दी के दौरान में जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं और वे वन उपज खरीदने, नकद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमने क्या सीखा। आपका इस विभाग का प्रश्न है वन कानून और उनके प्रभाव लिखिए। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।